देखो यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। पहले एक कोई संघ देश हुआ करता जिसका क्या नाम था, यूएसएसआर, जिसको अपन सोवियत रूस कहते हैं, सोवियत संघ कहते हैं। और सोवियत संघ जो है वो बड़ा सारा 15 देश, अभी वर्तमान में 15 देश हैं, तो उससे मिलकर बना हुआ था काफी लंबे समय तक वो सोवियत संघ। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं न, वैसे ही राज्यों का संघ है भारत, ठीक है, वैसे यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वैसे वो यूनियन ऑफ सोवियट्स था, तो सोवियतों का जो है वो संघ बना हुआ था। और उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोवियत थी वो थी रशिया। सबसे इंपॉर्टेंट सोवियत थी, उसका नाम तो क्या था, रूस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था यूक्रेन। यूक्रेन भी एक सोवियत हुआ करती थी। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे सोवियत संघ जो है कमजोर होता गया, और 1991 के अंदर सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में यूक्रेन एक अलग देश बन गया। यूक्रेन अलग देश बना, परंतु ये इन्फ्लुएंस का जो क्षेत्र है वो रूस के इन्फ्लुएंस का ये क्षेत्र है। यूक्रेन जो है वो इस तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन के पास में कौन सा देश है, ये रशिया है। ये जो रशिया है वो, इसका इन्फ्लुएंस यहां पर है, क्योंकि पहले जब सोवियत, ये क्या हो गया, क्या गांडू कर दो, नया पेज खोल लेंगे। एक तरफ तो क्या है, यूक्रेन, और दूसरी तरफ रशिया। और जब सोवियत इन्फ्लुएंस इसके ऊपर था तो बस सोवियत संघ तो खत्म हो गया। सोवियत संघ खत्म होने के जब खत्म हो रहा था उस समय जो सोवियत संघ था उसका एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था मिखाइल गॉर्बेचेव। क्या नाम था, मिखाइल गॉर्बेचेव नाम का एक राष्ट्रपति हुआ करता था। और मिखाइल गॉर्बेचेव और उधर अमेरिका जो दूसरा बड़ा उसका यूएसएसआर के सामने प्रतिद्वंदी कौन था, तो यूएसए। और यूएसए का राष्ट्रपति जो है उस समय था जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर। तो एक था जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो जिसने सिविल न्यूक्लियर डील की, तो वो दो बाप बेटे थे। तो पहले उसके पिताजी जो है वो यूएसए के राष्ट्रपति थे 1988 से लेकर 92 तक, और बाद में उनके जो बेटे थे वो बाद में जो है वो राष्ट्रपति बने। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर उस समय जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ उस समय, और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि भाई ये अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तब उस एग्रीमेंट में ये बात कही गई कि साहब ये जो यूएसए है और यूएसए के नेतृत्व में गैंग बनी हुई है जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बात पे सहमति होगी कि सब ये नाटो जो है वो एक्सपैंड नहीं करेगा। भाई पहले यूरोप, जैसे ये यूरोप है, यूरोप दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है, और दूसरा यूएसए के इन्फ्लुएंस वाला है। यूएसए के इन्फ्लुएंस वाले इन देशों ने मिलकर बना के कौन सा संगठन बना लिया, नाटो नाम का संगठन बना लिया। अब इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि सब आप इधर आगे आगे नहीं बढ़ोगे, जितने तुम्हारे देश हैं सदस्य देश उतने ही बना के रखो, और ज्यादा आप इस तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं। और खासकर ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो देश बने हैं उसमें तो कम से कम नाटो का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए। परंतु अब इन्होंने उस समय सहमति भी दे दी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद रूस बन गया। अब सहमति तो दी हुई थी कि भाई नाटो एक्सपैंड नहीं करेगा इस तरफ, रूस की तरफ, परंतु धीरे धीरे उन्होंने ऐसे नए सदस्य जो है वो बनाने शुरू कर दिए, और नए सदस्य नाटो में शामिल होते गए। नए सदस्य शामिल होते गए तो इनका जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, इस तरफ जो एक्सपांशन हो रहा है नाटो का, वो धीरे धीरे एक्सपांशन इस तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया। इतना बढ़ गया कि अब ऐसा लगने लगा कि यूएसएसआर को, मतलब रूस को, कि भाई ये तो हमारे एकदम बॉर्डर पर ही आ जाएंगे। और बॉर्डर पर आने का मतलब है कि वो किसको शामिल कर ले, यूक्रेन को। अगर यूक्रेन को भी शामिल कर लें तो बॉर्डर पर ही आ गए। यूक्रेन और इसका तो क्या लग रहा है, बॉर्डर यहां तक, इधर पीछे तक तो आ ही चुका है। अब यहां पर भी आ गए तो इसका तो मतलब तो बिल्कुल बॉर्डर पे नाटो बैठ जाएगा, और रूस के बॉर्डर पे नाटो बैठ गया तो रूस की तो सिक्योरिटी बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से रूस ने प्लान बनाया कि सब इसको कैसे रोका जाए। तो रूस ने ये सोचा कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए। जैसे इस तरफ एक यूरोपीय संघ ईयू काम कर रहा है, एक बड़ा संगठन है, तो इसने रूस के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ तो पुतिन ने कहा कि हमको भी एक संगठन बनाना चाहिए, और हम क्या बनाएंगे, ईयू, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। एक संगठन बनाएंगे जिसका क्या नाम रखेंगे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन क्यों, क्योंकि थोड़े तो एशिया के पार्ट है। तो भाई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कुछ देश तो एशिया में रह गए, जैसे सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के अंदर देश हैं 5, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे 5 जो देश हैं वो सेंट्रल एशिया के देश। इधर ये अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये यूरेशिया के देश हैं। तो कहा इनको और यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर अपन एक संगठन बनाएंगे जिसका क्या नाम रखेंगे, यूरेशियन, और इकोनॉमिक यूनियन जो है वो इकोनॉमिक यूनियन बनाया जाएगा। और इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा होगा, यूक्रेन।
तो यूक्रेन को हम जो है शामिल कर लेंगे। ऐसा प्लान किसका है? व्लादिमीर पुतिन का। और जैसे व्लादिमीर पुतिन का ये प्लान लगा कि भाई यूक्रेन को तो इस तरफ शामिल कर रहे हैं, तो कहा कि और नया संगठन बन गया, वो संगठन बन गया, तो ये ईयू कमजोर हो जाएगा। ईयू कमजोर हुआ, साथ साथ ये नाटो भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो इन्होंने ये कोशिश की कि भाई किसी तरीके से यूक्रेन को इसमें शामिल ना होने दिया जाए। ये जो यूक्रेन है उसको शामिल नहीं होने देना है, मतलब खींचतान चल रही है। इधर तो जो है वो ईयू है और ये यूक्रेन है, ये इधर इसको इधर खींचना चाहते हैं, ये इसको इधर खींच रहे हैं। बीच में फंसा हुआ कौन है? यूक्रेन। कि वो कोई तो इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है। अब उस समय इसके बाद में जो है वो 2012-13 का जो समय था, उस समय यूक्रेन का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम था विक्टर यानुकोविच। भाई यूक्रेन में भी देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कुछ ऐसी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है जो कि है इनके साइड, यूरोप के साइड, जो कि ये चाहती है कि भाई यूक्रेन जो है उसको यूरोप के साइड, इधर यूरोपियन यूनियन में मिलना चाहिए, नाटो का सदस्य बनना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाना चाहिए, इस तरफ जाने की बातें करते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपन को उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, अपन को तो इस तरफ रहना है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो बोलती है ना तो अपन को इधर जाना ना इधर जाना, अपन तो जैसे हैं वैसे रह जाओ। तो तीन प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज होगी। एक पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या है? इधर जाने वाली, कुछ है क्या इधर जाने वाली, कुछ है बीच में। 2012 के अंदर यहां पर जो यहाँ का राष्ट्रपति था, वो राष्ट्रपति एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से था जिसका झुकाव जो है वो रूस की ओर है। यानी वो इधर यूरोपियन यूनियन का विरोध करते हैं और वो किसको पास जाना चाहते हैं? रशिया के पास जाना चाहते हैं। विक्टर यानुकोविच नाम था उसका। विक्टर यानुकोविच नाम का एक राष्ट्रपति हुआ कहां पर? यूक्रेन में। और उस समय यूक्रेन में समस्याएं शुरू हुई। पहले तो वो बंदा बहुत पॉपुलर था यूक्रेन के अंदर, खूब ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। जब वो राष्ट्रपति बना तो बहुत मेजोरिटी के साथ में जो है राष्ट्रपति बना था। राष्ट्रपति बना, उसको लगा कि अपनी इतनी मेजोरिटी है, अपने तो जचे जैसे कोई भी काम जो अपन कर सकते हैं, किसी तरीके से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इधर यूरोपियन यूनियन वाले चाहते थे कि यार ये यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन में ना मिले, और ना मिले तो उन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज जो है वो इनको दे दिया। एक इकोनॉमिक पैकेज किसको दिया? यूक्रेन को, कि आप जो है वो इधर यूरोप की तरफ, उधर रशिया की तरफ मत जाओ, हमारे तरफ मिलो, तो आपका जो ट्रेड होता है हमारे से, तो ट्रेड के अंदर हम फ्री ट्रेड कर देंगे, आपको हम जो है पैसे भी खूब दे देंगे। तो इधर से पैसे देने की बात हो गई, अच्छा इकोनॉमिक पैकेज जो है इनको दिया गया। अब इकोनॉमिक पैकेज दिया और बाकी कई जगह हल्ला हो गया उसका। शुरुआत के अंदर तो विक्टर यानुकोविच ने कहा कि हाँ ले लेंगे ले लेंगे, हमें पैसे दे रहा है तो कोई क्यों मना करे। तो विक्टर यानुकोविच ने हाँ कह दी। जैसे विक्टर यानुकोविच ने हाँ कही तो रशिया ने कहा अच्छा बेटा यूं पैसे कैसे ले रहा है तू उनसे। तो जैसे रशिया का दबाव आया, रूस का दबाव आते ही विक्टर यानुकोविच जो उसने कहा गलती हो गई साहब, कैंसिल कर देते हैं। और विक्टर यानुकोविच ने वो डील को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। पहले तो साइन कर ली और बाद में कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया तो यूक्रेन की जनता भड़क गई, और यूक्रेन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि यूरोपियन यूनियन के समर्थक है वो भड़क गई कि यार इसका मतलब तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो बिका हुआ है, और ये हमारे हित की बात तो कर नहीं रहा है, और ये तो किसके हित की बात कर रहा है? रूस के हित की बात कर रहा है, कि रूस वाले जैसा कहेंगे वैसा काम करेंगे, तो अपने तो सॉवरेनिटी नहीं रही, संप्रभुता नहीं रही। और इस वजह से यूक्रेन के अंदर होने लगे बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है वो हुए उस राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के इस डिसीजन के खिलाफ। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे जो है वो बड़े हो गए, हिंसक हो गए। हिंसक हुए तो हिंसक के अंदर फिर यूक्रेन की जो जनता है उस जनता में भी दिक्कतें हैं। यूक्रेन की जो जनता है उस जनता के अंदर, ये यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है इसके अंदर रूसी भाषी लोग रहते हैं। रूसी भाषा बोलने वाले लोग कहां पर रहते हैं? इधर ईस्टर्न पार्ट में। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और जब ये हिंसक हो रहा था, तो हिंसक हुआ तो रूस को लगा कि भाई इससे तो हमारे वाले लोग जो हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो इधर रूस ने घोषणा कर दी कि भाई हमारे जो लोग हैं, रूसी भाषी लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इनके अगर इनको कुछ हुआ तो हम जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए आ जाएंगे और हम जो है मिलिट्री एक्शन लेंगे। इधर जो विरोध प्रदर्शन है वो और ज्यादा बढ़ गए। और विरोध प्रदर्शन को फंड कौन कर रहा है? ये नाटो और यूरोपियन यूनियन वाले फंड कर रहे थे कि भाई तुम तो विरोध प्रदर्शन करो, लड़ाई झगड़े करो जितने करने। और लड़ाई झगड़े एक बार तो इतने बढ़ गए कि वहां का 2014 के अंदर वहां का ये जो राष्ट्रपति था विक्टर यानुकोविच, उसके राष्ट्रपति भवन को घेर लिया इस तरीके से कि अब विक्टर यानुकोविच को मारेंगे ये। तो वो विक्टर यानुकोविच डर गया, और डर गया तो वो वहां से भागा, प्लेन लिया उसने अपना राष्ट्रपति भवन से ही, और वहां से उड़कर कहां चला गया? वो रूस। यानी यूक्रेन का राष्ट्रपति भाग गया। अब राष्ट्रपति भाग गया तो जनता के अंदर और ज्यादा हो गई, करे यार राष्ट्रपति भाग गया, राष्ट्रपति भाग गया, अपने तो बिना राष्ट्रपति के हो गए, क्या करे। तो और दिक्कत है भाई, अब जब राष्ट्रपति नहीं है इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरा ही खराब है, आपकी तो लीडरशिप ही नहीं रही।
तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा खराब हो गया, और ज्यादा खराब हुआ तो ये मौका मिला इधर रूस को। रूस कई टाइम से देख रहा था कि भाई यार कैसे कैसे रूसी भाषी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रूसी भाषा। इधर यहां पर इनका एक पेनिनसुला है जिसका नाम है क्रीमिया। ब्लैक सागर के अंदर काला सागर जो है, उस काला सागर में यूक्रेन का एक पेनिनसुला है, उसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो सारे रूसी भाषी हैं। इधर इन्होंने कहा कि हमको रूसी भाषी लोगों की रक्षा करनी है, रूसी भाषी लोगों की रक्षा करनी है, और रूस ने अपनी सेना कहां भेज दी? क्रीमिया में। क्रीमिया में अपनी सेना भेज दी। क्रीमिया में सेना भेजने के बाद में उन्होंने 2014 के अंदर वहां पर करवाया एक रेफरेंडम कि इसका एक जनमत संग्रह करो, और क्रीमिया वालों से पूछा कि भाई तुमको यूक्रेन में रहना है कि रूस के साथ मिलना है। तो अब सेना भेजी हुई है तो क्रीमिया वाले क्या कहेंगे? रूस के साथ मिलना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि भाई या तो रूस के साथ मिलो, नहीं तो ऊपर मिला देंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, इससे अच्छा आत्मा को कहां भेज दो, इधर रूस के साथ मिल लो। रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम का रिजल्ट आया, रिजल्ट में एक आ गया कि हमको जो है इनके साथ मिलना है। और जब इन्होंने कहा कि जब क्रीमिया वालों को मिलना ही है तो फिर कौन रोक सकता है? और रूस ने जो है किस पर कब्जा कर लिया? क्रीमिया पर। क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया, एनेक्सेशन कर दिया। रूस की यूक्रेन की टेरिटरी ले ली इन्होंने, रूस वालों ने। और क्योंकि रूस के लिए ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रीमिया जो है ब्लैक सागर में पड़ता है, यहाँ पे उनका पोर्ट है, नेवल बेस है, और अगर आपको जो भी ट्रेड वेड करनी है वो आराम से कर सकते हो। इधर क्रीमिया के जस्ट ऊपर जैन, अगर वर्ल्ड मैप तुमने पढ़ा हो थोड़ा तो इधर तो क्रीमिया है, क्रीमिया के इस तरफ एक सी ऑफ अजोव, कौन सा सागर है? अजोव सागर। तो ये अजोव सागर रशिया से लगता है, इधर अजोव सागर की टेरिटरी जो है रशिया से भी है और इधर से यूक्रेन की भी है। और यहाँ से अजोव सागर से ये लोग क्रीमिया पहुंचते हैं, और क्रीमिया से फिर ब्लैक सागर, और ब्लैक सागर से आप जो है वो आगे जाओ तो फिर भूमध्य सागर तक पहुंच जाओगे, और जितना ट्रेड करना है वो सारा ट्रेड कर सकते हो। ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो रूस ने 2014 में इस पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा किया तो पूरे वेस्टर्न जितने वर्ल्ड था उसके प्रतिक्रिया क्या रही? उन्होंने एक तो की इसकी कड़ी निंदा, एक तो क्या कर दी? कड़ी निंदा कि भाई ये हम जो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरा रूस के ऊपर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध। तो रूस पे क्या लग गए? आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध लगने से रूस की थोड़ी बहुत इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुई, पर रूस को यह समझ में आ गया कि भाई इन तिलों में तेल नहीं है। ये जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिमी देश है, ये नाटो और अमेरिका, ये बातें ही करते हैं, इनके अंदर जो है वो हिम्मत है नहीं। अपन ने यूक्रेन पे इसका पर क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, इन्होंने क्या किया? कुछ ही नहीं किया, कड़ी निंदा करके रह गए। अब इन्होंने भले कड़ी निंदा करो, अपने क्या फर्क पड़ता है? थोड़े दिनों के अंदर कड़ी निंदा करके फिर थोड़े दिनों नॉर्मलाइज हो जाएगी बात, फिर थोड़े दिनों में नॉर्मलाइज हो जाएगी, और अपना जो है वो साथी, नए साथी ढूंढ लो। तो नया साथी उनको चाइना के रूप में नया साथी मिल गया कि भाई जो अगर आर्थिक प्रतिबंध उधर लगे हुए हैं तो उधर यूरोप वालों को नहीं बेचेंगे कोई चीज, किसको बेच देंगे? चाइना को बेच देंगे। और आज नहीं तो कल यूरोप वालों को जो है हमसे चीज खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास है नेचुरल गैस, एनर्जी के रिसोर्सेज है। एनर्जी के बगैर यूरोप चलेगा कैसे? तो एनर्जी रिसोर्सेज है, ये तो आज कड़ी निंदा कर रहे हैं, थोड़े दिन तक करेंगे और फिर कहेंगे चलो ठीक है अब क्रीमिया ले लिया, अब आगे नहीं बढ़ोगे। फिर अपन देखेंगे हाँ हाँ अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो उस समय जो है उन्होंने कहा कि क्रीमिया पे जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वेस्ट की, तो इसका मतलब है वेस्ट वाले जो है लड़ाई लड़ना चाहते नहीं है, वो यूक्रेन के साथ में आना नहीं चाहते। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई अब अपन को सीधे बार बार, भाई रूस भी जो है वो थोड़ा ये गेम थोड़ा अच्छे से खेलता है कि भाई अपन को सीधे एक बार नाराज कर दिया वेस्ट वालों को, तो बार बार एक साथ पूरा नाराज मत करो, धीरे धीरे करो। तो उन्होंने कहा अब अपन को सीधा अटैक नहीं करना। क्या करना है यहाँ पर? ये जो इसके पूर्वी, यूक्रेन का पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग के अंदर अलगाववादी आंदोलन शुरू करवा दो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू करवा दिया। तो यहां पर रूसी भाषी लोग रहते हैं, इनको तो ले लिया। इन वालों को कहा कि अगर तुमको भी हमारे से मिलना है तो देखो अब हम तुम्हारे पास सीधे सीधे सेना तो भेज नहीं सकते, तुम क्या करो खुद लड़ाई लड़ो इनसे, यूक्रेन वालों से। तुम्हें हथियार हथियार हम दे देंगे, लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। और इससे इधर तो यूक्रेन की सेना, इधर से इनकी सेना, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, एक गृह युद्ध जो है वो छिड़ गया यहाँ पे। ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं डॉनबास रीजन। ये कौन सा रीजन है? डॉनबास रीजन जो है वो। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट का जो क्षेत्र है वो मेन कौन सा है? ये डॉनबास। तो ये डॉनबास रीजन, और इसके अंदर दो उनके प्रोविंसेस आते हैं डॉनबास रीजन के अंदर। एक तो का नाम तो लुहांस्क, एक तो कौन सा है? लुहांस्क, और एक है डोनेट्स्क। तो लुहांस और डोनेट्स्क नाम के ये जो है वो क्षेत्र हैं, और ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये इस डॉनबास रीजन। और यहां पर कौन रहता है? रूसी लोग ही रहते हैं, रशियन ही रहते हैं। अब रशियन लोग रहते हैं तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और लड़ाई शुरू कर दी। तो यूक्रेन में लड़ाई होने लग गई, इधर से ये जो है उसका समर्थन करते रहे। फिर कई बार जो है वो, अब जैसे लड़ाई हुई तो वेस्ट वालों का फिर रेस्पॉन्स क्या?
तो फिर वो रूस तो देख रहा है कि वेस्ट वालों का रेस्पॉन्स क्या रहता है, कितना करें ये निंदा करेंगे, कितना क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा देखो यार ये लड़ाई वड़ाई गलत है, देखे देख रशिया गलत है। तो उन्होंने कहा हाँ गलत तो है, तो क्या करें, तो हम तो शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं। तो हाँ भाई वार्ता करो, सभी समस्याओं का हल कैसे होना चाहिए, बातचीत से। ठीक है बातचीत करो। तो बातचीत के लिए बातचीत शुरू की। मिन्स के अंदर जो है वो इनके कई सारे एग्रीमेंट हुए, 2-3 बार एग्रीमेंट हुए। रूस वाले उधर एग्रीमेंट कर आके वापस आ जाए, फिर एग्रीमेंट को वायलेट कर दे। और वो ये टेस्ट ही कर रहे हैं कि एग्रीमेंट वायलेट कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं ये। अगर हम एग्रीमेंट वायलेट कर देते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, कितना क्या इनके अंदर हिम्मत कितनी है। तो बता रहे यार एग्रीमेंट में बार बार वायलेट करते हैं, हिम्मत कुछ है नहीं, बार बार कड़ी निंदा करके रह जाते हैं कि हम और ज्यादा कठोर सैंक्शन लगा देंगे। क्या क्या गजब मजाक है तुम्हारे। तो इससे रूस की हिम्मत क्या होती गई, बढ़ती गई। रूस जो है वो देखता जा रहा है कि तुम्हारे पास में रेस्पॉन्स करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास में जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे कि तुम हमारे ऊपर अटैक कर सको या वापस मिलिट्री रेस्पॉन्स जो है वो दे सको। कि यूक्रेन के लिए अब प्रॉब्लम तो यूक्रेन को हो रही है ना, और रशिया का कोई ये यूक्रेन से अभी नाटो का मेंबर है नहीं, तो नाटो पर तो अटैक हुआ नहीं है। नाटो वाले जो देश हैं वो सब आपस में एग्रीड नहीं है, इनकी लीडरशिप है इसके पास में यूएसए के पास। उस समय यूएसए का राष्ट्रपति होता ट्रंप, तो क्या ट्रंप पे लखन है नहीं, तो क्या करेंगे, क्या इनके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं। और फिर ये धीरे धीरे इंतजार करते रहे कि भाई अभी तो इनसे करवाते रहो, इनसे करवाते रहो। फिर अब देखा कि भाई ट्रंप चला गया, ट्रंप के जाने के बाद कौन आया है, बाइडेन, उसमें और लखन नहीं है। तो इसलिए फिर रशिया की हिम्मत जो है वो और बढ़ गई। और फिर देखा कि जब अफगानिस्तान से जिस तरीके से भागे, अफगानिस्तान से अभी भागा रूस मतलब यूएसए, तो जिस तरीके से लाइटें बंद करके भागे हैं ये, तो वास्तव में लाइटें बंद करके भागे हैं ये। वहां पर अफगानिस्तान के अंदर इनका एक बहुत बड़ा बेस हुआ करता था, मिलिट्री बेस था यूएसए का। वो मिलिट्री बेस मतलब एकदम सब चहल पहल चल रही है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, खूब सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, सब चीजें चल रही है, शाम तक सब बातें हैं। एकदम से रात हुई, लाइटें बंद हुई, यूएसए के प्लेन आए, सबको कहा कि चढ़ो इन प्लेनों में। रातों रात सारे प्लेन, सब लोग सुबह सुबह उठे, बाकी अफगानिस्तान वाले लोग उठे, कह रहे वो कहां गए यूएस वाले, कहां गए यूएस वाले, तो उठे ही नहीं, क्या बात हो, किडनैप करके ले गया क्या है। तो कहा हमने तो एयरबेस वो बेस खाली कर दिया। और बेस खाली कर, ये कैसा तरीका है बेस खाली करने वाला, भाई आराम से चले जाते, पर ऐसे भाग के जाओगे तो इसका मतलब तुम्हें डर लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारा डर है, और ये डर जो है वो एक्सपोज हो रहा है। और फिर जब बाद में जब ये डर एक्सपोज हो गया और बाकी का उसमें तालिबान वालों को पता लगा कि यार वो तो इस तरीके से भाग रहे हैं, इसका मतलब उनके लड़ाई लड़ने की मूड है नहीं, और लड़ाई लड़ने के मूड पर अपने तो है, तालिबान ने कहा अपने तो है लड़ाई लड़ना, और इससे अच्छा मौका तो क्या ही मिलेगा जब दुश्मन भाग रहा हो, जब आपका सामने वाला जो है भाग रहा हो, और भागते हुए के मारो, तो और तेज भगाओ इसको, और तेज भगाएंगे तो इसकी बेइज्जती ज्यादा होगी, और अपने तो बेइज्जती ही करनी है, और करना ही क्या है। तो ये फिर तालिबान वालों ने मारना शुरू किया, और मारना शुरू किया तो 15 अगस्त को तो जो है वो फिर जैसे तैसे करके लास्ट में प्लेन व्लेन लेके छतों पे उतारे प्लेन, और अपने लोगों को लेकर जो है वो यूएस भागा। और यूएसए के वहां से भागने से उसकी इमेज जो है वो क्या होगी, और भी कमजोर होगी, कि अब इनमें वो शक्तियां नहीं है। जहां पर तुम्हारे डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे तुम्हारे इंटरेस्ट है, वहां नहीं लड़ सकते, तो यूक्रेन वालों के लिए तो क्या ही लड़ोगे। और ये जो है वो रशिया इतने दिन से देख ही रहा था कि हाँ अब करेंगे अब करेंगे। फिर उन्होंने सेना मोबिलाइज कर दी, सेना मोबिलाइज कर दी, तो भी कि भाई ये क्या करते हैं देखे, तो भी ये कड़ी निंदा कर रहे हैं, यूक्रेन अटैक कर सकता है, विश्व को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, विश्व को इसकी जो चिंता करनी चाहिए, ये वैश्विक शांति के खिलाफ है। हाँ है खिलाफ, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास है क्या हिम्मत, हिम्मत तो नहीं है। अब ये इन्होंने क्या कर दिया है, अटैक, कल परसों कल किया ना, अब अटैक कर दिया। हालांकि रशिया की हिम्मत, रशिया खुद की भी ज्यादा नहीं है, अंदर अंदर रशिया को भी डर लगता है, इसीलिए ऐसा नहीं फुल फ्लैश वॉर शुरू कर दे। फुल फ्लैश तो ये भी नहीं करते, ये भी धीरे धीरे ये एक थप्पड़ मार के फिर पीछे आ जाते हैं, फिर देखते हैं यार क्या करता है क्या करता है, अरे कुछ ही नहीं करा, एक दो और मार दो, फिर पीछे आ जाओ, फिर देखें क्या करता है। तो क्या करने के तो लिए इनके पास में कुछ है नहीं, डर इनको भी लग रहा है, पर ये देख रहे हैं कि मुझसे ज्यादा डरा हुआ सामने वाला है, सामने वाला पक्ष अपन से ज्यादा डरा हुआ है, तो इसलिए अपने थोड़ा थोड़ा जो है वो करते जाओ। और अब ये थोड़ा थोड़ा करेंगे ये, और करके फिर ये क्या करेंगे, इस दोनबास पर अधिकार कर ले। या तो वेस्ट बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाए, और जैसा हालांकि पिछले 2 दिन से ऐसी कोई प्रतिक्रिया लगी तो है नहीं इनकी कि भाई ऐसा कोई बहुत ज्यादा नाराज हो गए और पूरी सेना मोबिलाइज कर देंगे, यूक्रेन के लिए मरने मारने में तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग जो है वो
निंदा करेंगे, बाद में रशिया वाले इस डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करेंगे और फिर कहेंगे कि देखो, फिर वेस्ट वाले क्या कहेंगे, डोनबास पे तो कर लिया है, इसके आगे नहीं बढ़ोगे। बस, और ये चाहते यही है, रूस ये चाहता है इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले, क्योंकि कल अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन भी जाए तो भी आपका जो है बॉर्डर एरिया जो है वो सीधा उनके कांटेक्ट में। पहले तो आप डोनबास को ले लोगे तो यूक्रेन को सीधा सीधा मैसेज है कि साहब आपका ऑप्शन नहीं है, आप नाटो के पास नहीं जा सकते हो, आपने अगर इस तरीके की हरकतें की तो हम जो है वो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी तो डोनबास लिया है, बाद में हम तुम्हारे ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दूर तुम भी नहीं हो। तो इसलिए इसको यूक्रेन को एक मैसेज देना है कि आपको ये नाटो वाटो की तरफ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, और तुम जितना उनकी तरफ जाओगे हम उतना तुमसे जो है वो नफरत करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरे यूक्रेन के अंदर लोग इस बात को समझते नहीं है, यूक्रेन में बहुत सारे लोग हैं जो कि रशिया के समर्थक हैं, जो इस बात को मानते हैं कि नहीं नहीं, अपने तो गलती अपने से हुई है कि हम नाटो की तरफ जाने लगे, ये हमारी गलती है और हमें जो है रशिया के साथ रहना चाहिए था। ऐसा यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। तो जैसे ही तो ये उधर जाएगा नहीं और ये उधर नहीं जाएगा, तो इनका जो बॉर्डर है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। तो बॉर्डर भी सिक्योर कर लेंगे, इन क्षेत्रों को जिनको लेना था वो भी ले लेंगे, और फिर थोड़े साल बाद में 2-4-5 साल गुजर जाएंगे, फिर बाद में सब बातें वापस नॉर्मल हो जाएगी, फिर नया कोई फंडा देखेंगे वो कि भाई यार अब इनकी कोई हिम्मत नहीं है, तो फिर ये धीरे धीरे इसकी हिम्मत तो बढ़ेगी। ये तो क्या है इधर बोगे, और दुनिया में लीडरशिप नाम की कोई चीज जो है वो रही नहीं भाई। यहाँ पर रशिया के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है, वो पुतिन 2000 से है वहां पे, राष्ट्रपति कब से है वो, वर्ष 2000 से है, उसने दुनिया देखी है ढंग से, उसने रूस का राष्ट्रपति रहा है वो वर्ष 2000 से। ये बाइडेन फाइडेन के तो जो है वो कैसे मौके लग गए और ये बन गए वहां के राष्ट्रपति यूएसए के। बाकी आपके पास में इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है जितना बड़ा एक्सपीरियंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पुतिन को है। पुतिन को पता है कि कब कहां पर किसकी नब्ज जो है वो कहां दबानी है और कैसे दबानी है, ये पुतिन को ज्यादा पता है बजाय कि बाइडेन के, और इसलिए पुतिन जो है वो अपने हिसाब से गेम खेल रहा है। हालांकि खेल तो अपने औकात से ज्यादा रहा है, पर आगे सामने इतनी बड़ी, रशिया अपने आप में इतने कोई स्ट्रांग देश है नहीं, जितना वो प्रोजेक्ट करता है, जितना वो कार्य करता है ना, तो कार्य अपनी औकात से ज्यादा करता है, दुनिया को अपनी औकात से ज्यादा ही दिखाता है। पर दुनिया की औकात और ही कम है, वर्तमान में हालात ऐसी हो रखी है कि दुनिया की औकात और भी कम है, और कम है तो इसलिए उनको मौका मिला हुआ है कि भाई सामने कोई है तो नहीं विरोध करने वाला, तो अपने जैसे जैसे वैसा किया जाए। तो ये यूक्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, खैर चल रहा है, दुनिया मजे ले रही है कि भाई ठीक है, ये सही खेल जो है वो खेल चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़े दिन चलेंगे, लंबा तो वॉरफेयर जो है वो नहीं होगा। लंबा वॉरफेयर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यूक्रेन के पास तो लंबा लड़ाई लड़ने की हिम्मत है नहीं, और नाटो जो है उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, क्योंकि नाटो इन्वॉल्व हो गया तो ये वॉर और ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, और नाटो जो है वो परेशान है वॉर से। अफगानिस्तान में भी वो उनकी हालत खराब थी, खुद यूएसए की लीडरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग रही नहीं है, और दुनिया में ऐसा ना होना ये अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। यूएसए की लीडरशिप, वेस्ट की लीडरशिप कमजोर हुई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज उसने जो है वो अटैक करके उनका ये पहले ये ले लिया, फिर डोनबास ले लिया, कल को चाइना करेगा यही काम, ताइवान पर करेगा, हांगकांग पर करेगा, और इंडिया वाला भी तो है, अपन को उसे ताइवान से क्या मतलब, अपने तो खुद के घर पे बैठा है ये, तो अपने उधर ले लेगा। फिर भारत भी तो कर सकता है, अखंड भारत बनाएंगे, 56 इंच वाले आएंगे ना जब, तब बनाएंगे। पहले 56 इंच वाले किसी व्यक्ति को चुनेंगे अपन, फिर वो क्या बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। इंडिया के अंदर देखो, इंडिया की भी हिम्मत नहीं है, देखो पीओ ये अखंड भारत पीओके पे अपन कब्जा कर लेंगे, ये कुछ नहीं होने वाला, ना आज और कल हो, क्योंकि यहां पर रूस यहां अटैक कर रहा है और इसको कब्जे में ले रहा है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कौन है, वो रूसी भाषी लोग। किसी भी लैंड के ऊपर जब आप कब्जा करते हो तो वहां के लोकल पॉपुलेशन आपके साथ है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। क्रीमिया को इन्होंने कब्जा किया, क्रीमिया में कुछ नहीं हुआ क्योंकि क्रीमिया के लोग इनके साथ हैं। आज हम भारत ये चाहे कि साहब भारत अगर हिम्मत कर भी ले कि साहब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने अटैक कर दो इनके ऊपर, और अटैक करके आपने जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर आपने कर भी लिया, तो वहां की जनता भी उनके साइड है, और उनके साइड है तो फिर आपको उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर घाटी तो अपने से मेंटेन हो नहीं रही, वहां उसको मेंटेन करना अपने लिए और ज्यादा मुश्किल है। तो अभी ऐसी कोई परिस्थितियां जो है वो बनी नहीं है कि हम सीधे सीधे उस पर कब्जा कर ले। हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर चुनाव जीतने के लिए ऐसे नारे यूज करना और वो सब अच्छी बात है, पर रियलिटी के अंदर ऐसा, और भारत में इतनी हिम्मत भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि इंडिया में इतनी रूस जितनी हिम्मत जो है वो है नहीं अपने अंदर।
अपने को जो है वो डर लगता है बार बार में कि साहब यूएन क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। इनको नहीं लगता इन बात का कि यूएन क्या कहेगा, यूएन को तो कुछ बोलने ही नहीं देंगे, यूएन का चुप रहो। यूएन का तो वो कल चल रहे थे मीम, कुछ लोगों का लगा अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी लाइफ जो है बर्बाद है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो थोड़ा कुछ तो यूएन का भी सोचो, वो भी तो जिंदगी जी रहा है वो भी बर्बाद है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, फिर वो भी तो जिंदगी जी रहा है। तो यूएन का चिंता हम करते हैं, वो नहीं करते। भारत के पुलवामा में अटैक हुआ, हमने क्या किया? पुलवामा में अटैक हुआ, अपन ने क्या किया? कड़ी निंदा की। वो फिर वो क्या साहब, उसको जो पुलवामा अटैक किसने करवाया? तो मसूद अजहर ने करवाया। तो मसूद अजहर को अब हम अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराएंगे। अपना जो रेस्पॉन्स था वो ये था कि मसूद अजहर को हमें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह तो करी, परंतु उसके बाद में उस मसूद अजहर के ऊपर जिस आदमी ने वो कार्य किया उसके प्रति हमारा रेस्पॉन्स क्या है कि इसको क्या क्या घोषित करवा दो, अंतरराष्ट्रीय आतंक। अपने अपने सारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ लगा दी कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में इसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित। उधर चाइना कह रहा है नहीं होने देंगे, हम कह रहे हैं नहीं करवा के रहेंगे, फिर यूएस को कह रहे हैं नहीं हमारी हेल्प करो और इसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करो। फाइनली करवा लिया अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी। हाँ, फिर अब कुछ नहीं, अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है मतलब तुमने उस आदमी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन दिलवा दी, उसका प्रमोशन करवा दिया, और कह रहे ये हमारा रेस्पॉन्स है उसको। नहीं तो अमेरिका पर अटैक किया था उसने, ओसामा बिन लादेन ने, वो वहां छुपा हुआ बैठा था पाकिस्तान के अंदर, रातों रात गए उठा लाए साले, और उठा कर मार के अरब सागर में फेंक दिया, पता भी नहीं लगा। इसको कहते हैं रेस्पॉन्स, कि आप हमारे ऊपर अटैक करोगे तो तुम दुनिया में कहीं छुपे हुए हो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये इसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अपने यहाँ क्या है, अभी टॉलरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु ज्यादा है, फिर भी अपने टॉलरेंस लेवल जो है वो ज्यादा है कि भाई हम ऐसा तो इंडिया सीधा सीधा कोई पीओके पे कब्जा कर लेगा ऐसा नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारा क्या है इसके अंदर, तो हमारे लिए तो थोड़ी मुश्किल ही हो रखी है अभी तो, क्योंकि भारत जो है वो, और खैर भारत को इस चीज से क्या रहना चाहिए, थोड़ा यूक्रेन वाले से दूर रहना चाहिए। हमें ना तो रूस के पक्ष में जो कोई ज्यादा बयान देने चाहिए, ना ही यूक्रेन के पक्ष में जो है कोई ज्यादा बयान देने चाहिए, क्योंकि हमारा सीधा इन्वॉल्वमेंट इससे है नहीं, और इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा किसी भी एक पक्ष को साथ देना, हमारे किसी दूसरे पक्ष को नाराज करना है, और उससे हमारे संबंध जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। आज आप जो है वो, और देखो ये इधर इस पर अटैक कर रहे हैं, वो किसको होस्ट कर रहा है? पुतिन। कौन गया? इमरान खान गया हुआ है वहां पे। इधर तो ये अटैक कर रहे हैं उधर यूक्रेन पे, और इमरान खान कहां पर है? वो वहां पर है, और उससे जो है वो बात हो रही है। तो आप एट दैट टाइम इमरान खान को होस्ट कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक मैसेज है कि हम एक नए अलायंस की तरफ जो है वो है, और उस नए अलायंस के अंदर पाकिस्तान भी उनका साथी हो सकता है। तो जैसे चाइना के साथ उनके अच्छे संबंध हो चुके हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, भारत के साथ में खैर बहुत डीप रिलेशंस है, रशिया के इतने को जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, परंतु फिर भी हम कोई एंटी रशिया हो जाए ये भी सही नहीं है, और हम कोई एंटी वेस्ट हो जाए ये भी सही नहीं। डायरेक्टली हमारा उसमें सीधा सीधा कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमारा सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतना है कि हमारे कुछ लोग वहां हैं, तो एक तो हमें उनका इवैक्यूएशन करना है कि भाई वहां पे जो लोग हैं उनको कैसे न कैसे करके बाहर लाओ, तो और उससे बात करो रशिया से, जिससे करना है उनको सेफली बाहर लाना चाहिए, इंडियंस को नुकसान नहीं हो वहां पर। यूक्रेन में हमारा कोई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता हो, व्यापार होता हो, वो अभी तो है नहीं, जिस दिन हो जाएगा तब तब की तब देखी जाएगी, और ये मामला यूरोप तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए प्रॉब्लम तब होगी जब इसको देखे देख चाइना कुछ करने लगेगा, और चाइना जब हमारे बॉर्डर पर बैठकर वो कर ही रहा है पिछले कई सालों, पिछले कुछ 2-3 साल से तो जो है ज्यादा एग्रेसिव ही है, और इसको देखकर अगर उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती है तो ये भी इंडिया के लिए सीधा सीधा कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो हो सकता है, चाहे वो भारत के लैंड बॉर्डर पर हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, इंदो प्रशांत के अंदर हो, साउथ चाइना सी में हो, कहीं पर भी हो। तो इंडिया का तो कंसर्न जो है उस चाइना वाले एंगल से या पाकिस्तान वाले एंगल से ज्यादा है, बाकी सीधा सीधा हमारा उस लड़ाई के अंदर कोई बहुत बड़ा स्टेक जो है वो स्टेक नहीं है। परंतु इंडिया क्या विश्व भी इसकी डिस्कशन तो खूब ही कर रहा है, भारतीय न्यूज चैनल तो सुबह से शाम तक ही लगे हुए हैं कि बस दुनिया में कुछ घटित हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है? यूक्रेन में हो रहा है, और बस इससे जब थर्ड वर्ल्ड वॉर करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, तो वर्ल्ड वॉर कहाँ हो? वर्ल्ड वॉर करने की हिम्मत किसके पास में? ना तो पैसे हैं आपके पास में, अफोर्ड नहीं कर सकते वर्ल्ड वॉर अभी, और रशिया इतना भी स्ट्रांग नहीं है भाई, अगर ये फुल फ्लैज में आ जाए, यूएस नाटो ये कड़ी निंदा से ऊपर उठ जाए तो रशिया को तो ये खत्म कर सकते हैं चाहे, रशिया इतनी बड़ी फोर्स नहीं है कि भाई इससे काउंटर करे। पर आपने अगर जैसे फुल फ्लैज उधर किया तो इनके साथ देने चाइना आएगा, और फिर आपको मल्टीपल लेवल पर जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस वजह, और ये चाहते नहीं है इतना, यूक्रेन को इतना महत्वपूर्ण है नहीं इनके लिए कि जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाए।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जब हो रहा था तो यूएस तब तक इन्वॉल्व नहीं हुआ जब तक पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं हुआ था। तो यूएसए तो इन्वॉल्व होता ही नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। यूएसए को लगा तो ठीक है वर्ल्ड वॉर लड़ो भाई लड़ो, तुम तो लड़ो, पर हम जो है तुम्हें क्या देंगे, वेपन सप्लाई करते रहेंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं इस लड़ाई से। वो लड़ाई में इन्वॉल्व तब हुए जब जापान ने अति उत्साह में आकर इनके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। जब यूएसए पे सीधा अटैक करोगे तो जरूर वो कुछ रेस्पॉन्स कर सकता है, बाकी इस पे तो जो है कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो अब ये निंदाएं होगी थोड़ी और हार्श जो है वो क्या हो जाएगी, कुछ आप जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दोगे, आर्थिक जो प्रतिबंध है वो लगा दोगे, इससे वर्ल्ड के अंदर मार्केट वार्केट को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या हो रहा है, रशिया को तो फायदा ही हो रहा है। ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई आपके, जैसे लड़ाई हुई, लड़ाई से ऑयल की प्राइसेस जो $100 से प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। और रशिया का तो सप्लाई उनकी अब 45% ऑफ इकोनॉमी ऑयल पर है, ऑयल गैस पर जो है वो आधारित है। तो उनको तो ऑयल की कीमतें बढ़ रही है तो मजा ही आ रहा है कि हाँ दो चार बम और ठोको। ऐसे बम मारने से अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो अपने मारो, क्या फर्क पड़ता है। खैर चलो छोड़ो, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, अपन पढ़ रहे हैं नीति शास्त्र। हाँ नीति शास्त्र के निर्धारित तो पहला कृत्य, दूसरा, अरे हाँ एसी ऑन करवा दो प्लीज, नहीं मत करवाओ प्लीज, ऑन करवाओ प्लीज, ऑन है तो क्या कराओ फिर इसका, है ऑन ही है, ठीक है तो ठीक, लिखो लिखो अगला लिखो, कृत्य के बाद कर्ता, एक्टर, हाँ। हम्म हम्म 1962 को देखते हुए युद्ध होता, क्या 1962 में होता? हाँ हाँ, अब होता तो अब उतने बुरी तरह पराजित नहीं होते अपन, उतने बुरी तरह नहीं होते। नहीं पराजित हुए मैं ऐसा कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उतने बुरी तरह पराजित नहीं होते अपन, जैसा 1962 का रिजल्ट था वैसा रिजल्ट जो है अभी नहीं आएगा, और नहीं करेगा, वो अटैक नहीं करेगा, अपनी चिंता नहीं करनी। अरे ये कोई भी सीधे सीधे लड़ाई में नहीं जाना चाहता, सीधे लड़ाई में तब जाते हैं जब सामने उनको कमजोर दिखता है। कोई भी देश जो है लड़ाई में तब जाता है जब 1962 में जो उन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने, चाइना को तो डर ही लग रहा था, ये भारत जो है बहुत बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, पता नहीं क्या करेगा। तो चाइना को, और उस समय तो इकोनॉमी भी ऐसी कोई, भारत की चाइना की इकोनॉमी को दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक हो ऐसा नहीं था, चाइनीज इकोनॉमी इंडिया से इवन पीछे ही थी। तो उनको तो डर लगता था कि भारत पता नहीं इतना बड़ा देश है और इतने बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर, इतने अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, इनका इनका अटैक कर दिया पता नहीं क्या होगा। पर जो अटैक किया तब लगा रहे यार इधर तो कोई नहीं है, सामान नहीं है, तो घुसते ही चले गए। और एक बार तो चाइनीज को वो डर लगा कर ये घुसते ही जा रहे हैं, घुसते ही जा रहे हैं, सामने से कोई अपने को जो है वो लड़ाई लड़ने वाला ही नहीं है। कुछ जगहों पर रेस्पॉन्स था, बाकी कई जगहों पर जो है वो ऐसा कह दिया गया था, ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि भाई पोस्ट खाली कर दो, अगर नहीं लड़ा जा रहा, कोई संसाधन नहीं है आपके पास में, गोलियां नहीं है आपके पास में, कोई अटैक करने के लिए कोई ऐसा एयरफोर्स का तो प्रयोग भी नहीं किया गया, तो आपको एयरफोर्स कोई मिसाइल्स का प्रयोग कर नहीं रहे हो, वो पहाड़ी इलाके में कोई टैंक्स का प्रयोग कर नहीं रहे हो, तो आप कोई बहुत बड़ी कोई आर्टिलरी यूज कर रहे हो, वो कुछ है नहीं आपके पास में। सप्लाई करने के लिए, फूड सप्लाई करने के लिए आपके पास सड़कें नहीं है, तो फूड एमिनेशन ये सप्लाई करने के लिए सड़कें ही नहीं है। तो कहा कि अब ये देख लो जितनी दी हुई ये गोलियां लड़ लो, और नहीं लड़ सको, तुम्हें लगे कि भाई नहीं है तो अपने छोड़कर पीछे आ जाओ, ऐसा कोई जरूरत, भागो मत, मतलब पीछे आ जाओ, जैसा जो है वो पोस्ट छोड़ दो और पोस्ट छोड़कर पीछे आ जाओ, परंतु हम आपको सप्लाई नहीं। तो इसलिए हुआ था रेजांगला, बैटल ऑफ रेजांगला में क्या हुआ था, रेजांगला की बैटल के बारे में नहीं पता तुम्हें? हे भगवान, अब तो लिखो ये पढ़ना, कहीं पर देखना उसको, पढ़ना घर जाके पढ़ना बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में। रेजांगला का युद्ध जो है वो युद्ध ऐसा युद्ध है जो कि अंतिम सांस तक लड़ा गया है, अंतिम लास्ट ब्रेथ तक जो है वो जो लड़ाई लड़ी गई वो कौन सी है, वो बैटल ऑफ रेजांगला है। रेजांगला जो है पड़ता भी जो ये आता है अपना लद्दाख, लद्दाख के अंदर पेंगोंग झील, और पेंगोंग झील से और नीचे की तरफ जाओगे तो एक सेक्टर आता है जिसका नाम है चुशूल, और चुशूल सेक्टर के पास में एक ला मतलब होता है वहां रास्ता, रेजांगला मतलब रेजांग नाम का एक दर्रा है, एक रास्ता है वहां पे। उस रेजांगला के ऊपर इंडिया की एक पोस्ट जो है वो थी, एक मतलब जो है कुमाऊं रेजिमेंट, जो है कुमाऊं रेजिमेंट की एक चार्ली कंपनी, वहां पर जो कंपनी थी 120 जवान और एक मेजर उनके साथ में, और उनका 600 कुछ गोलियां, बहुत तो कम, तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन बहुत कम थे, और स्थितियां ऐसी खराब, और वो सारे के सारे लोग कौन, जो उसमें जितने भी लोग थे ये इधर हरियाणा और आपका कुछ राजस्थान का पार्ट, कुछ यूपी का पार्ट, इस तरफ के लोग, और ऐसे लोग जिन्होंने कभी पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी,
जिंदगी में बर्फ देखी ही नहीं, पहली बार ही देखा। पहले फ्रीज तो होते नहीं थे, बर्फ फ्रीज होते नहीं थे। पढ़े लिखे ठीक ठाक ही थे, तो ऐसे कोई साइंस पढ़ ली होगी, सब पानी जो है वो ऐसे कम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री से कम चला जाए तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा था नहीं। उनको लगा ये ऐसे यार ये ठीक है, यहाँ की भूमि वाइट है, यहाँ पर जो लैंड है कैसे वो, यहाँ की मिट्टी वाइट है और वो ठंडी और है। इतना ही समझ में आया था, बाकी ये समझ में नहीं आया कि इसको बर्फ कहते हैं। ऐसे लोगों को वहां ले गए, ऐसे ठंड के अंदर, जो यहाँ रहने वाले लोग उनको ठंड में ले गए, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक छोटी सी पतली स्वेटर वो दी कि भाई ये है पहन लो। खाने के लिए भोजन नहीं है। भारत 62 का युद्ध लड़ा भारत ने, तो वो यूएसए से आता था अनाज। यूएसए से एक वो जो है वो प्रोग्राम चलता था PL480, उसके तहत भारत में कहाँ से अनाज आया। हमारे पास खुद के पास तो अनाज था ही नहीं, हमारे यहाँ पर तो इतना उत्पादन होता नहीं था जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसलिए हम क्या करते थे, आयात करते थे। आयात भी क्या करते थे, उसको आयात भी नहीं कहना चाहिए, वो तो सहायता थी। आयात के तो पैसे चुकाने नहीं पड़ते, सहायता आती थी यूएसए से, जिसको नाम दिया गया था उन्होंने PL480, पब्लिक लॉ 480। वहां पर एक कानून बना कि ऐसे कोई गरीब देश है तो भूखा मत मरने दो, फिर कोई भी इस दुनिया में भूखा ना सोए, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जो है वो दान पुण्य का काम करना चाहिए। और यूएसए में दान पुण्य का काम करते थे। और भारत को क्या देते थे वो, अनाज, गेहूं आता था। और वो गेहूं लाल रंग का बड़ा पतला सा गेहूं होता था, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज थी नहीं, खा लो उससे पेट भर जाता है बस, और कोई उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। और वो वहां पर यूज लेते थे सुअरों को खिलाने के लिए, पिग फैटनिंग के लिए। यूएसए में किसके लिए यूज करते थे, सुअरों को खिलाने के लिए यूज लेते थे। और जब उनके सुअर दाब जाते थे कि अब ओवर ईटिंग हो रही है, अब नहीं खाया जाएगा, या कोई सुअर ऐसे जो है डाइट पर है, तो फिर कैसा, अब ये बच गया क्या करें, तो फिर कहाँ भेज देते थे वो, चलो भारत में भेज दो। और भारत में वो जो जहाज आता था PL480 वाला, तो ये बोरियां लेके खड़े रहते थे वहां पे, क्या एक बार वो जहाज आ जाए यार बस, अपने वाले बोरी सबसे पहले लगाते साहब इसमें डालो पहले तो, और हम जो है वो लेके चले अब ये। और यही भेज देते वहां पर, कहां पर, सैनिकों को यही देते थे कि ये लो, ये खा लो, ये गेहूं है, इनको चबाओ, और इनको चबाओ, और फिर किससे लड़ो, चाइनीज से। वो तो छोटे ही तो है, उनसे लड़ने में कहा ज्यादा गेहूं की जरूरत कहां पे। तो भारत माता की जय बोलो और बस आगे बढ़ो, बाकी और कुछ जो है वो आपके पास सप्लाई है नहीं। तो ऐसी बुरी स्थितियां, और ऐसी बुरी स्थितियों के अंदर, और फिर वो तो फिर अपन ने और पंचायती और कर दी, खाने के लिए दाने नहीं, और फिर अपने पंचायती अमन जो है भयंकर। भारत जो है वो कभी भी किससे नहीं रखा था, पंचायती करने से। जैसे अपन आजाद हुए, आजाद होते ही अपन ने कहा कि भाई हम तो दुनिया की पंचायती हम ही करेंगे, नॉन अलाइनमेंट करेंगे, ये हमको जो है साम्यवाद अच्छा नहीं लगता, और पूंजीवाद में थोड़ी गड़बड़ी है, हम समाजवाद की थोड़े और झुकेंगे, और हम ये करेंगे, तीसरे विश्व की दुनिया जो है उसके हम नेतृत्व करेंगे, और हमें उपनिवेशवाद और नस्लवाद और इनका हम विरोध करते हैं, ऐसी वैचारिक बातें कर रहे थे। और खाने के लिए दाने नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, और भारत बातें कैसे कर रहा है, एकदम टॉप क्लास की वैचारिक बातें कर रहा है। और भूख, और जब खाने के लिए दाने नहीं है तो कहेगा विचार, ये विचारधाराओं की बातें वो करते हैं जिनके पेट भरे हुए होते हैं। भूखे लोग जो ऐसी बातें नहीं करते, भूखे पेट तो भजन ही नहीं होते। भगवान को कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, तो माला ही नहीं फेरी जाए भूखे पेट तो और वो कहाँ के अपन क्या बातें कर रहे हैं वहां पर, वैचारिक बातें। और वो यूएसए ने एक बार जो है वियतनाम में हस्तक्षेप कर दिया, वियतनाम में अटैक कर दिया, तो सेना भेज दी। और भारत ने वैचारिक वैचारिक हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अपन ने किसकी निंदा कर दी, जबकि उसमें अपना कोई, जैसे ये नहीं, ये वाला मुद्दा, इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है, अब बीच में वो टैंक फंसानी हो अपन को, तो क्या हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, रूस की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, या यूएसए की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो तुम बैठे बैठे पंगे ले रहे हो, ऐसे पंगे ले लिए अपन ने वहां उस समय, यूक्रेन वहां यूएस वालों ने वियतनाम में भेजी सेना, और हमने कहा कि भाई हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, खाने के लिए दाने नहीं, हम भेजते हैं खाना भोजन, और हमारी निंदा कर रहे हो तुम। वो PL480 वाले जहाज अरब सागर में रोक दिए। जहाज जो है वो, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई ये इनको निंदा कर रहे हैं, ये एक काम करो, उस जहाज को जो है वो क्या कर दो, रोक दो। तो अरब सागर के अंदर जहाज खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, और अपने इधर बोरियां लेके खड़े हैं। यार वो आगे आए, आगे आए, और क्या हुआ, आगे क्यों नहीं आ रहा, क्या कोई तूफान उफान आ गया, क्या बात है, तो पंचर वंचर हो गया, खराब हो गया, जहाज में गड़बड़ है क्या है, या ये ड्राइवर जो है वो कोई कचोरी वचोरी लेने उतर गया, क्या बात।
तो ये फिर बाद में अपन को समझ में आ रहा है, ना ना ये चाचा जी नाराज हो गए, ये अंकल सैम अंकल जो है वो क्या हो चुका है, नाराज। फिर अपन ने माफी मांगी, गलती हो गई, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, और करो अटैक, तुम तो वियतनाम खत्म कर दो, वियतनाम को नामो निशान नहीं रहना चाहिए दुनिया में वियतनाम का, करो सब कुछ, हमारे वो जहाज तो करो, भोजन तो आए। ऐसी परिस्थितियों में जो अपन ने वहां पर लड़ाई लड़ी, और वहां पर वो जो कंपनी थी रेजांगला में, उसको इतनी कम, तो उसके पास में भोजन इतना कम, उसके पास में आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और वहां के जब वो चाइनीज बड़ी संख्या में अटैक कर रहे थे, 7 राउंड्स के अंदर अटैक जो उन्होंने किए, मतलब और बड़ी संख्या में, मतलब रात को अटैक शुरू हो गया। और अटैक के अंदर पहले तो जो होते ना यॉक, उनको लाइट वाइट लगा के उनके सींगों पर, और वो भेजी ताकि कुछ गोलियां तो इनकी इन पर ही खराब हो जाए, और फिर अपन जो है वो वास्तविक अटैक तो बाद में करेंगे। तो पहले तो शुरुआत में जो खूब सारी यॉक आई, तो एक कुछ तो मारी, और फिर बाद में अरे रुको रुको, ये तो कुछ लगता है कोई ट्रैप है, फिर इनको जाने दो, असली तो अटैक बाद में। फिर जब वो बाद में आया तो फिर लड़ाई हुई तो इधर से फोन किया कि भाई हमारे पास में गोलियां कम है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन भेज दो, हमारे बस साथियों को कॉल कर दो और बस आ जाओ गैंग सारी लेके। तो उधर गैंग वालों ने कहा कुछ नहीं पड़ा इन बातों में, अपने तो पोस्ट खाली करो और पीछे आ जाओ। और कई सारी पोस्ट पे कब्जा हो गया, तो ये वाली पोस्ट भी कब्जे हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास में भेजने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो हमारे पास गोलियां हैं, ना हमारे पास में राशन है, दोनों ही चीजें नहीं है। आप तो क्या करो, पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ, तो वो जो मेजर थे उन्होंने कहा कि वो शैतान सिंह, तो उन्होंने कहा पीछे कैसे आ जाओ, पीछे आने के लिए थोड़ी आए, यहाँ पे लड़ने आए हैं, ये पीछे आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, पीछे पीछे नहीं आएंगे हम, एक बार हम बैठे हैं तो हम तो जो पोस्ट लेके बैठे हैं, बाकी चले गए होंगे, हमें उससे बाकी से मतलब नहीं, हम जो पोस्ट लेके बैठे हैं वो तो बैठे रहेंगे। बाद में बुलाया सारे सैनिकों को, कहा कि भाई बताओ, उधर से तो आया ये आदेश कि पोस्ट छोड़ दो, और जिस जिस को छोड़नी है वो भले जा सकता है। सारे सैनिकों ने एक साथ कहा कि नहीं छोड़नी, अपने तो यहीं रहना है, और अटैक लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई जो है वो लड़ी, और इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी कि जैसे वो आता है ना, वो हाँ, वो एक ऐ मेरे वतन के लोगों वाला जो है ना वो गीत, उसमें एक एक ने 10-10 को मारा, तो एक एक ने 10-10 को उसी लड़ाई में मारा था, कि एक एक आदमी ने जो है वास्तव में 10-10 20-20 लोगों को जो है वो मारा, और मात्र 120 लोग, और उधर से चाइनीज बड़ी संख्या में आ रहे थे, 1500 चाइनीज जो खत्म कर दिए, और सारे जो है वो ऑलमोस्ट 120 थे, उसमें से 114 के करीब जो है वो मारे गए। और वो मेजर भी जो है लास्ट तक लड़ते रहे, और अंतिम सांस तक, कि भाई लास्ट के अंदर हाथ के ऊपर गोली लगा हुआ है, हाथ टूट गया, अब आप भाई किससे चलाओगे ये, तो कहा कि भाई एक डोरी बांध दो इसको, और डोरी से जो है पाँव का जो अंगूठा होता है उसको, और उसको डोरी को बांधो, ताकि मैं पाँव से यूं ही करता रहूंगा तो थोड़ा बहुत तो जो है वो एक आधा तो उसके बाद ही सल्टा देंगे, मरते हुए भी एक आधा तो सल्टा ही देंगे। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जो है वो लड़ाई लड़ी, और फिर और चाइनीज से देख के डर गए बुरी तरह, यार ये कर क्या रहे हैं, ये ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना बड़ा रेस्पॉन्स जो है मिलेगा। और जब हालांकि पर वो लास्ट में सब सब खत्म हो गए, पूरा वो पूरी चार्ली कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने के बाद में चाइनीज आए, उन्होंने देखा उसको, कुछ एक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया उन्होंने चाइनीज ने। और भारत के अंदर रेस्पॉन्स क्या, भारत को ये लगा कि वो वाली जो कंपनी है वो उस जगह को छोड़कर भाग गई। भारत वाले तो वो देखने भी नहीं गए कि भाई वो लोग जो है वो शहीद हो गए, उनकी क्या स्थितियां हैं। उनको लगा कि वो कंपनी जो है वो कोई लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ नहीं पता। ऐसा लगा कि वो सब छोड़ के जो है छोड़ छाड़ के भागे होंगे इधर उधर, कुछ पकड़े गए होंगे, कुछ बीच में मारे गए होंगे, कुछ हो गया होगा। बाद में जब चाइनीज खत्म हुई, लड़ाई हुई खत्म हुई, तब चाइनीज ने अपने वापस वॉर क्रॉनिकल्स की भाई लड़ाई क्या हुई, लड़ाई, तो फिर वो चाइनीज ने एक ने बताया कि साहब लड़ाई तो हमने लड़ी थी वहां पे, और वो जो सामने थे वो क्या थे पता नहीं, वो इंसान थे क्या, देवता थे, बैरूजी थे क्या थे, पर हमने जो है वो जो लड़ाई लड़ी है ना, वो ऐसे लड़ाई किसी ने हमने देखी नहीं, ऐसी वीरता कि इस तरीके से कोई लड़ सकता है क्या। और हर आदमी इसी तरीके से जो है लड़ाई लड़ रहा है, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान जो है उसकी वजह से हुआ। नुकसान तो हुआ, पर तो युद्ध के अंदर वीरता का तो सम्मान किया जाना चाहिए। और फिर बस चाइनीज ने उसकी वीरता के बारे में जो लिखा कि भाई हमने वहां लड़ाई लड़ी थी, ऐसी ऐसी खतरनाक लड़ाई थी, तब भारतीयों को पता, अच्छा अच्छा तो भागे नहीं थे, वो लड़े थे। तो फिर चुपचाप वापस गए, और तब जाकर उनकी जो है वो बॉडीज देखी, बॉडीज रिकवर की। ये बॉडीज रिकवर करने में भी काफी टाइम जो है भारत को लगा, मतलब 3-4 महीने तक तो उनकी बॉडीज को रिकवर नहीं किया। और जब बॉडीज रिकवर की तब देखा कि भाई लोग जो है वैसे अंगूठों पर वो बांधे हुए हैं, कि अंगूठों के से जो है उसको बांधा हुआ है, और वहां पर वो लड़ाई लड़ी हुई है। तो लड़ाई तो लड़ने में तो खैर बड़े स्तर पर वीरता से ये सब तरीके से लड़ी गई, परंतु जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो उतना ज्यादा जो है स्ट्रांग नहीं था। स्ट्रांग नहीं था, तो फिर क्या होगा, भारत माता की जय बोलो, लड़ते रहो, लड़के फिर बाद में वीर गाथाएं, उनकी वीर गाथाओं को गाते रहो, और वो भी कितनी गई।
तो भी किसको पता है? रेजांगला मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रेजांगला कौन जानता है? तो एक आधा आदमी जो है वो जाने जाने, बाकी कोई इस युद्ध के बारे में को जाने नहीं जाने। बाकी ऐसी लड़ाई के दूसरी जगह हो जाए, रूस में हो जाए, चीन में हो जाए, यूएसए में हो जाए, हर बच्चे बच्चे को याद करा दे, उसको रोज सुबह शाम उठ के सो गया खड़ा हो, बता रेजांगला क्या हुआ, रेजांगला में ये हुआ था, ऐसे थे लड़े थे, आप सो जा। फिर वो 2-3 घंटे खड़ा हो, रेजांगला में क्या हुआ था, ऐसे याद कराए उसको, बच्चे बच्चे को, कि रेजांगला की वीरता हर व्यक्ति को याद होनी चाहिए, तब जाकर उसको ट्रिब्यूट तो तब होगा। तो जिन लोगों ने उस लैंड के लिए लड़ाई लड़ी, वो ट्रिब्यूट तो तब हो, वरना हमारे यहाँ तो बिल्कुल जीरो कि ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई जो है हुई। और फिर तभी हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि भाई जो है अब ऐसे लड़ाई लड़ ले। लड़ाई लड़ने के लिए क्या चाहिए? एक हिम्मत भी चाहिए। रिसोर्सेज तो होते ही हैं, संसाधन तो होते हैं, संसाधनों के साथ में एक लड़ाई लड़ी जाती है, वो हिम्मत से ज्यादा लड़ाई जाती है। तो चाइनीज के पास में संसाधन तो ज्यादा है, उतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि भारतीय जब लड़ाई लड़ता है तो इंडिया क्या एक इमोशनल कंट्री है, भारतीय एक इमोशनल कंट्री है, तो ये क्या इमोशन से लड़ाई लड़ते हैं। अपन जो अपनी लड़ाई जो है इमोशन से होती है, और उनके यहाँ क्या इतना इमोशनल अटैचमेंट है नहीं, क्योंकि वो जो सेना भी है वो सेना कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। चाइनीज जो आर्मी है, वो चाइनीज आर्मी चीन के देश की आर्मी नहीं है, वो किसकी आर्मी है? वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक मिलिट्री विंग है, और उस मिलिट्री विंग को वो सेना कहते हैं। वो तो उनका जो जुड़ाव है वो किससे है? वो जुड़ाव पार्टी से जुड़ाव है उनका, वो देश वाला जुड़ाव जो है वो उतना नहीं है जितना किसके अंदर है, भारत के अंदर। तो भारत में है, तो इसलिए अभी युद्ध हो जाए तो अपन उतनी बुरी तरह से हारेंगे नहीं है, तो अभी उनको पराजित कर देंगे अपन।